नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और अपने राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। तो आइए एक बार थोड़ा सा पुराने टॉपिक को रिकैप कर लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, ताकि आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के कितने अंग हैं दोस्तों, जल्दी बताइए संविधान के कितने अंग हैं। तो संविधान के 3 अंग बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अंग बताए गए हैं ये मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था दोस्तों, याद होगा अगर आपको। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहला वीडियो तो जरूर जाके देखें, या आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने बताया था संविधान के कितने अंग है दोस्तों, 3 अंग हैं। पहले अंग को विधायिका कहा जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। दूसरा है दोस्तों कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा मैंने बताया था न्यायपालिका, और न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशियरी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए न्यायपालिका, साथ में नोट करते हुए चलिए और चीजों को सुनते हुए चलिए। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। तो मैंने बताया था दोस्तों इन्हीं तीनों भागों में भारत के संविधान में वर्णित 395 अनुच्छेदों का वर्णन है। ठीक है, मैंने विधायिका के बारे में जब आपको बताया था तभी एक्सप्लेन किया था कि विधायिका संविधान का वह अंग है जो भारतीय जनता के लिए विधि का निर्माण करती है, जिससे भारत का जो शासन व्यवस्था है उसको संभाला जा सके और उसको नियमित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और कार्यपालिका क्या है, जो कानून बनाया जाता है, जो विधि का निर्माण होता है विधायिका के द्वारा, जनता को उस तक पहुंचाना और जनता से उसका पालन करवाना, यही कार्य होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का क्या कर्तव्य है कि यदि कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई मतभेद होता है तो उन मतभेदों को दूर करके उनका समझौता करना, उनका फैसला सुनाना, यानी कि न्यायपालिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में 2 भाग हैं दोस्तों, 2 ही भागों का हमको कार्यपालिका में पढ़ना ही है। एक संघ की कार्यपालिका, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, संघ की कार्यपालिका को लेकर मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का पूरा विवरण उसमें प्रस्तुत कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, वह संघ की कार्यपालिका को जरूर देखें, क्योंकि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का पूरा डिस्क्रिप्शन है संघ की कार्यपालिका में। और आज का जो टॉपिक चलना है वह है राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं कार्यपालिका से, वो इन्हीं 2 भागों से उठाए जाते हैं। और कार्यपालिका के यही 2 अंग हैं, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है, यानी कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। और राज्य की कार्यपालिका का जो विवरण है दोस्तों, वो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक है। तो आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा ये 52 से लेके 78 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 153 से लेके 167 तक आपका कंप्लीट कराऊंगा मैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं न्यायपालिका को उठाऊंगा। ठीक है, न्यायपालिका में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 124 से 147 तक का भी आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। 52 से 78 ऑलरेडी कंप्लीट है, 153 से लेके 168 आज कंप्लीट कराऊंगा। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए आर्टिकल हैं वो सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं और सब मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। जैसा मैंने बोला था कि मैं एक एक अनुच्छेद आपको रट के तैयार करवा दूंगा, मैं वैसा ही करूंगा दोस्तों। आप जिस तरह मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं, मेरा दावा है दोस्तों इसी तरह अगर आप देखते रहें तो जल्द ही आपको पूरे 395 अनुच्छेद आपकी जुबान पे होंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं पूरे जीवन में। एक विधि के अच्छे ज्ञाता के रूप में आप जाने जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, राज्य की कार्यपालिका। वीडियोस को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आधे में छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आना है। और उसके बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो गेन कहां से करेंगे और एग्जामिनेशन भी कैसे देंगे। फिर राज्य की कार्यपालिका, इसका जो विवरण है दोस्तों कितने में है, अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। ये नोट करते हुए चलिए दोस्तों, कोई और बताएगा नहीं आपको ये सब। आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167। तो हमारा पहला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 153। आपको याद होगा जब मैं संघ की कार्यपालिका पढ़ा रहा था दोस्तों, तो उसमें आर्टिकल 52 में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में जो वर्णन है वो यह बताया गया है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह देश का प्रथम नागरिक होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जो यह कंडीशन है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1958 में। तो यही चीजें नोट कर दी दोस्तों। आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नोट करते हुए चलिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं इस समय राज्यपाल हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है। यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? तो इसको जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के द्वारा। इसको भी नोट कर लीजिए, पूछता है कि कब इसको जोड़ा गया। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के दौरान, अधिनियम 1958 इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों। तो यह कभी मत भूलिएगा कि आर्टिकल 153 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के द्वारा बताया गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 154 की तरफ। तो आपको याद होगा जब मैं संघ की कार्यपालिका बता रहा था तो अनुच्छेद 53 में मैंने आपको बताया था कि संघ के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वह राष्ट्रपति होगा और संघ की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल अपने सर्वोच्च स्थान पर होता है। यानी कि यदि राज्य का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो आपका राज्यपाल उत्तर होगा और यदि देश का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो आपका उत्तर राष्ट्रपति होगा। इस बात को क्लियर करते हुए चलिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सारी चीजें एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका विवरण हमें आर्टिकल 153 के अंतर्गत मिलता है। अब आर्टिकल 154 में किसका विवरण है दोस्तों? तो मैंने जैसे 53 में आर्टिकल 53 में बताया था कि संघ के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वह राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 154 में यह बताया गया है कि राज्य के कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वह राज्यपाल होगा और उस राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत समाहित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए इसको। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में समाहित होगी, राज्यपाल में समाहित होगी तथा वह इसका प्रयोग किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रियों के सलाह पे कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तथा वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मत से करेगा, यानी कि उनकी सलाह पे करेगा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है कि राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में समाहित होगी
तथा वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सलाह पर करेगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह 53 में बताया गया था कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, उसी प्रकार 154 में बताया गया कि राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नोट करते हुए चलिए दोस्तों, सिर्फ सुनने में मजा नहीं आएगा, असली मजा तो तब आएगा जब आप चीजों को नोट करेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, और क्लियर होंगी चीजें तभी एग्जामिनेशंस में मार्क अच्छे आ पाएंगे। तो चीजों को समझते हुए चलिए दोस्तों, जितने आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें अब मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, उसका पूरा लाभ उठाइए दोस्तों, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सबको नोट करते हुए आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 153 में पढ़ा आपने कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में आपने यह पढ़ा कि राज्यपाल के अंतर्गत ही राज्य के कार्यपालिका की समस्त शक्ति समाहित होगी। अब आर्टिकल 155 में क्या पढ़ना है दोस्तों, वह ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यह भी जान लीजिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके मोहर के द्वारा प्रतिलिपियों के माध्यम से की जाती है। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दी गई है, आर्टिकल 155 में। इसमें डायरेक्ट लिखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व उसके द्वारा निर्धारित मोहर से जो प्रतिलिपि निर्मित की जाती है, उसी प्रतिलिपि के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान वर्णित है दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कैसे की जाती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके मुहर के तहत जो वारंट जारी किया जाता है, उसी के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 156 यानी कि अनुच्छेद 156। अब बताइए दोस्तों कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, तो 156 में क्या होगा। आर्टिकल 156 में दोस्तों राज्यपाल की पदावधि दी गई है कि राज्यपाल कितने वर्षों तक किसी एक राज्य को सेवा दे सकता है। तो राज्यपाल की पदावधि यानी कि शासनकाल के बारे में किसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यपाल की पदावधि अलग है और राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें अलग हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं। तो राज्यपाल की पदावधि किसमें दी गई है, आर्टिकल 156 में। अब राज्यपाल की पदावधि क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, सबसे पहला केस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह राज्यपाल के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। मूलतः अगर देखा जाए तो जिस दिन शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल, उस समय से लेके 5 वर्ष तक यह मूलतः है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल कम से कम 5 वर्षों के लिए होगा, यदि कोई आकस्मिक स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, जो उपराष्ट्रपति सबसे पहले यह सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, क्योंकि लोकसभा ही भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो राज्यपाल की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, और मूलतः क्या है, किसी भी राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष तक रहेगा, या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अगला लिखिए आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 यानी कि अनुच्छेद 157। अब अनुच्छेद 157 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 157 में योग्यता का निर्धारण किया गया है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यपाल की योग्यता।
तो कोई खास योग्यता नहीं होती है, बस आयु का निर्धारण आवश्यक है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो दो चीजों को फॉलो करना पड़ता है। पहला, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय हो या भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल अगर किसी राज्य का बनना है किसी को तो वह क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा, यानी कि भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तभी वह किसी भी भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल किन कंडीशन में बन सकता है। एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 158 में देखते हैं कि आर्टिकल 158 में किस विषय के बारे में बताया गया है। ये जान लीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं आप वह राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, और इन सभी टॉपिक से दोस्तों अच्छा खासा प्रश्न उठाया जाता है, और जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप वही प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो कोई भी गलती नहीं करनी है, बस हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और हम करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेहनत हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, बस लगे रहिए। आर्टिकल 158 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल अलग होता है और राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें अलग होती हैं, दोनों आपस में एकदम अलग हैं। ठीक है, तो दोनों को रिलेट नहीं करना है। आर्टिकल 158 में दोस्तों राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें ही दी गई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें कि राज्यपाल किस केस में हो सकता है, इसको लिख लीजिएगा। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने योग्यता बताया तो मैंने यह बताया कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो और भारत का नागरिक हो, लेकिन अन्य शर्तें भी हैं उसकी दोस्तों। अब बस उन्हीं शर्तों को देख लेते हैं। पहला जो सबसे बड़ा शर्त है वह यह है कि वह भारत के संविधान के किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, या फिर आर्टिकल 1 में जो अनुसूची 1 में जो विधानमंडल की घोषणा की गई है, विधानमंडलों को वर्गीकृत किया गया है, उन विधानमंडलों में से किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वह भारत का राज्यपाल बन सकता है, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो पहला जो शर्त है दोस्तों, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह पहला कंडीशन हो गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में वर्णित, अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए, विनिर्दिष्ट विधानमंडल का सदस्य ना हो दोस्तों। यही दो कंडीशन याद रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विधानमंडल का सदस्य ना हो, तभी वह भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने का योग्यता रखता है दोस्तों, विनिर्दिष्ट विधानमंडल का सदस्य ना हो, नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरा जो पात्रता का कारण है दोस्तों वो भी देख लीजिए। पहला तो हो गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का वर्णन आर्टिकल 112 यानी 112 में बताया गया, वो जब मैं आर्टिकल 112 पढ़ाऊंगा दोस्तों वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लाभ का पद क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल की जो शर्तें हैं कार्यालय की वह यह है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही अनुसूची 1 या अनुच्छेद 1 में वर्णित विनिर्दिष्ट विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कमाई वाले धन उगाही वाले पद पर नहीं होना चाहिए। तो आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 159। ये सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों 159, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल शपथ ग्रहण कैसे करता है। तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण प्रावधान किसमें दिया गया है, वह दिया गया है 159 में। शपथ ग्रहण
प्रावधान। नोट कर लीजिए दोस्तों, आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ ग्रहण का प्रावधान दिया गया है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही नोट कर लीजिए, शपथ कैसे ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, ठीक है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, इसी का वर्णन आर्टिकल 159 में किया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 160। तो इसमें जान लीजिए दोस्तों कि सिर्फ कुछ आकस्मिक स्थितियों के दौरान जो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन है वह राष्ट्रपति करता है। बस उसी बातों का उल्लेख किया गया है कि कुछ आकस्मिकताओं के समय, कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में, कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। आर्टिकल 169 में क्या, 160 में क्या बताया गया है? कुछ आकस्मिकताओं के संबंध में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगर बात की जाए आर्टिकल 161 की, तो दोस्तों याद होगा आपको, अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 में यह बताया गया था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या है। वह किसी भी दंड को अल्पीकृत कर सकता है, निरसित कर सकता है, या उसका अल्पीकरण कर सकता है, उसको कम कर सकता है, ठीक है। किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो वह चाहे उसको माफ भी कर सकता है, लेकिन किसके डिमांड पे? जनता को देखते हुए, जनता की प्रतिक्रियाओं को सुनते हुए वह उस सजा को कम कर सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार आर्टिकल 161 में यह बताया गया है कि जो राज्य का प्रथम नागरिक अर्थात राज्यपाल होगा, वह किसी भी व्यक्ति को दंडित किए गए प्रावधानों के अनुसार उसके दंड को अल्पीकृत कर सकता है या उस दंड को माफ कर सकता है। यदि जुर्म बहुत बड़ा हो और प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हो तो राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद ही राज्यपाल कोई निर्णय सुना सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है, उसी प्रकार अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 161 में क्या लिखेंगे? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन। नोट कर लीजिए दोस्तों, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 161 में। इसके अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित कर सकता है प्रेषण या हंगामा करने के लिए, ठीक है। दंड को अल्पीकृत कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति के परामर्श के बाद। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों, आर्टिकल 162। इतनी चीजें क्लियर हो दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 162, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा। राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल ही करेगा, क्योंकि वही राज्य का प्रथम नागरिक है। यानी राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार, ध्यान रखिएगा, सारा दायित्व तो किसके ऊपर है? राज्य का, राज्यपाल के ऊपर। तो कार्यकारी शक्ति का विस्तार कौन करेगा? राज्यपाल। किस आधार पे करेगा, यह भी तो जानना जरूरी है दोस्तों। तो सभी मामलों में राज्यपाल तभी विस्तार कर सकता है जो विधानमंडल के कानून बनाती हो, यानी कि राज्य विधानमंडल के मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। आर्टिकल 162 में बताया गया है कि राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य विधानमंडल में वर्णित कानूनों के आधार पर ही करेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 163 दोस्तों। तो आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको दोस्तों, राज्यपाल की सहायता, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा।
याद हो अगर आपको अनुच्छेद 74, जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, उसी प्रकार राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 164। तो अगर आपको आर्टिकल 75 याद हो, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा उसी को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानेंगे, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 164 में यह बताया गया है कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेगा। इन बातों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 164 में क्या बताया है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले वह क्या करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाएगी, मुख्यमंत्री के सलाह पर। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। पहली नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाएगी दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नोट करते हुए चलिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 165 की तरफ। जो चीजें नोट करा रहा हूं दोस्तों, इसको पढ़ते रहिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कापी और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि ऐसी सारी जानकारी कोई अवेलेबल नहीं करा पाएगा इतने नोट्स के बारे में। इसीलिए अगर आपको मौका मिला है तो सभी चीजों को नोट करते हुए चलिए, पढ़िए, फिर देखिए कितना मजा आता है। कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्तों एग्जामिनेशन का। आर्टिकल 165। तो दोस्तों आर्टिकल 165 में यह बताया गया है कि राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। नोट कर लीजिए, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता कौन है दोस्तों, यह भी जानते रहिए, यह भी पूछा जाता है कि किस राज्य का महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में। तो याद रखिएगा 2018 से उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कौन है दोस्तों, तो एडवोकेट जनरल है राघवेंद्र सिंह। अब अगर महाधिवक्ता के बारे में कुछ जानना हो दोस्तों कि महाधिवक्ता का कार्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है दोस्तों। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। जब मैंने आपको भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के बारे में बताया था दोस्तों, तो वहां पे मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी होता है वह भारत का महान्यायवादी यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी विधिक अधिकारी होता है वह होता है महाधिवक्ता। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है, राघवेंद्र सिंह। नोट कर लीजिए दोस्तों।
आर्टिकल 166। आइए देखते हैं आर्टिकल 166 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 166 में बताया गया है दोस्तों कि राज्य के कार्यपालिका का समस्त कार्य, राज्य के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही किसके नाम पे की जाएगी। मैंने यह संघ के कार्यपालिका में भी एक्सप्लेन किया था दोस्तों। राज्य के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम पे की जाएगी, क्योंकि वही राज्य का प्रथम नागरिक होता है। कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए कि राज्य के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। आइए राज्य के कार्यपालिका का आखिरी अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 167। तो आर्टिकल 167 में नॉर्मली बताया गया है कि राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा। राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन था दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका आपने पढ़ा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, और राज्य की कार्यपालिका आपने आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक का पूरा विस्तार पढ़ लिया दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि यदि कार्यपालिका से कोई प्रश्न आए, चाहे संघ की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका, तो आपका कोई भी प्रश्न छूट जाएगा। अगर आपने मेहनत किया है मेरी तरह, पढ़ा है मेरी तरह, जिस तरह मैंने आपको पूरे लग्न से पढ़ाया है और आपने उसी तरह पढ़ा है, तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कार्यपालिका से तो नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि मैं निरंतर आपको ऐसे ही अच्छे और सुविधाजनक वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।